हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। So students, today we will be taking up the second session of our chapter 5 kingdom classification। तो हम already plants तक हम 5 kingdoms के बारे में in general हम पढ़ चुके हैं। So now is the time where we take up our next topic, that is we will be talking about the animal kingdom। So without wasting any time, let's get started। So we know that we are following a 5 kingdom system classification। The first one is the kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia। तो kingdom Plantae और Animalia तो पहले से exist कर रहे थे, लेकिन जो animals, plants इनसे नहीं मिल रहे थे उनको बाकी 3 kingdoms में हमने adjust किया था। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है हम नेमिंग कैसे करें एक ऑर्गेनिज्म की। अब देखो, हमने पढ़ा है कि कितने मिलियंस एंड मिलियंस में हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब इन ऑर्गेनिज्म की अगर बात मैं आज इंडिया में अगर मैं मच्छर बोल रही हूँ तो आपको पता है, मुझे पता है, शायद आपके हमारे आसपास बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता होगा, लेकिन अब मैं फॉरेन में जाके मच्छर बोलना शुरू कर दूं तो क्या उनको पता होगा? बिल्कुल नहीं पता होगा। तो इसीलिए एक कॉमन नाम, एक कॉमन मतलब एक साइंटिफिक नाम किसी भी ऑर्गेनिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कॉमन नेम्स जो होते हैं ना, वो वेरिएबल होते हैं और वो कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे अगर हम रोज़ की बात करें तो हम इसको रोज़ बुलाते हैं, ठीक है। हिंदी में हम इसे गुलाब का फूल बुलाते हैं, नेपाली में हम इसे गुलाफा बुलाते हैं, वहीं पर बंगला में हम इसे रूज़ा बुलाते हैं और पॉलिश में हमें इसे रूशाह बुलाते हैं। तो मतलब अलग अलग हमारे पास नाम हैं, लेकिन अगर हमें कॉमन एक नाम पर आना है, मतलब एक ऐसा नाम जो थ्रू आउट द वर्ल्ड चले, अगर वो नाम मैं अपने मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड में दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके लूँ तो लोगों को वो समझ आए, ठीक है। तो उसके लिए जो नेमिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि इंटरनेशनली हम एक इंडिविजुअल को एक नाम से जाने या एक चीज़ को एक नाम से जाने, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? ये एक पंपकिन है। इसको हम सीताफल भी बोलते हैं, काशी फल भी बोलते हैं, कुम्हरा भी बोलते हैं, पेठा भी बोलते हैं और कद्दू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ वो नाम है जो सिर्फ इंडिया में है। तो ठीक है, इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम पंपकिन को ये बुलाते हैं, करेक्ट। तो वैसे क्या है ये? वैसे ये पंपकिन है, लेकिन पंपकिन को अलग अलग नाम तो हमने इंडिया में ही दे दिए। तो सोचो कि जब हम फॉरेन में जाएंगे तो इनके क्या क्या नाम होते होंगे, हम कभी पहचान भी नहीं पाएंगे कि कोई सिंपल सी बात हमें कद्दू लाने के लिए बोल रहा है कि जाओ और पंपकिन लेकर आओ मार्केट से, ठीक है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कुछ साइंटिफिक नाम दे। तो इसी नेमिंग सिस्टम के लिए बना है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो नॉमियल मतलब नेम्स। तो हमने दो शब्दों को जोड़कर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया है और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कार्लस लिनस ने, ठीक है। तो ये जो लाइनस थे, इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया और इन्होंने बोला कि जब भी हम 2 नाम देंगे तो जो पहला वर्ड होगा उस नाम का, सो दैट विल बी द नेम ऑफ द जीनस एंड सेकंड इज गोइंग टू बी द स्पीशीज, राइट। तो जैसे अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में हमने क्रो की बात की थी। एक था हिल क्रो और एक था जंगल क्रो। तो जो हमारा जंगल क्रो था उसे हम बुलाते हैं कॉर्वस मैक्रोनस, ठीक है। और वहीं पर जो हमारा हिल क्रो था उसे हम कॉर्वस स्प्लेंडेंस बुलाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द हिल क्रो, सॉरी द जंगल क्रो, एंड दिस वन इज द नेम ऑफ द हाउस क्रो, करेक्ट। तो ये
यहाँ पर देखो ये जो नाम है ना, ये 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं। तो जो पहला अक्षर है दैट इज द नेम ऑफ द जीनस विच इज सेम इन बोथ द केसेस, एंड द सेकेंड वन इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। तो इसका मतलब हैं तो दोनों क्रो ही हैं, लेकिन दोनों की स्पीशीज जो है वो अलग हैं। एंड कैन यू रिकॉल, हमने स्पीशीज में एक बड़ी ही सिग्निफिकेंट बात पढ़ी थी कि कोई भी 2 स्पीशीज हैं वो आपस, मतलब स्पीशीज क्या होती हैं, स्पीशीज कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और ब्रीड करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो फर्टाइल होते हैं। लेकिन अगर कभी भी 2 अलग अलग स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड करती हैं तो हो सकता है कि वो ऑफस्प्रिंग्स बना दें, लेकिन वो ऑफस्प्रिंग्स फर्टाइल नहीं होते हैं। जैसे लायन और टाइगर का था टाइगॉन, ठीक है, तो याद है ना। तो बस वैसे ही जब भी 2 अलग अलग स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड करती हैं तो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, लेकिन वो ऑफस्प्रिंग्स फर्टाइल नहीं होते हैं। करेक्ट। तो ऐसे ही हमने 2 नामों को जोड़कर हर एक स्पीशीज को या हर एक इंडिविजुअल को एक नाम दे दिया है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी बुक में देखोगे ना तो बहुत सारे नेम्स हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो साइंटिफिक नेमिंग है इसके रूल्स क्या है। तो पहला रूल है कि इसे हम हमेशा रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपने देखा होगा कि जो नाम लिखे हुए थे, चलो विल गो बैक, तो आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने जब ये दोनों नाम लिखे थे तो मैंने ये इटैलिक्स में लिखे थे। इसका मतलब है कि जब भी आप इनको प्रिंट करते हो साइंटिफिक नेम्स को तो ये इटैलिक्स में प्रिंट करने होते हैं। तो मतलब आपको याद है हमारे ऊपर टैब में लैपटॉप में 3 चीजें लिखी होती हैं, बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन। सो इट हैज टू बी इन इटैलिक्स, द साइंटिफिक नेम हैज टू बी इन इटैलिक्स, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप इसको हाथ से लिखते हो, जैसे मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ, सो वी आर द होमो सेपियंस, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं किया है या मैंने इसको टाइप नहीं किया है, सो आई एम गोइंग टू अंडरलाइन देम इंडिविजुअली। जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम मैं इंडिविजुअली अंडरलाइन करूंगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस नेम शुड बी कैपिटल। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया है, मैंने होमो विच इज द जीनस नेम, तो मैंने इसको क्या किया है, इसका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल रखा है, एंड दिस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज, जिसको मैंने कैपिटल्स में नहीं किया है, एकदम रनिंग हैंड में किया है, ठीक है। सो द स्पीशीज नेम शुड बिगिन विद द स्मॉल लेटर, correct. So these are the certain rules for writing the scientific names, correct. So I hope इतना समझ आया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ साइंटिफिक नेम्स के एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैन है, सो वी आर होमो सेपियंस। कैट है, कैट इज फेलिस डोमेस्टिका। The next one is dog, that is Canis familiaris. Honey bee, that is Apis indica. Then people, Fiscus religiosa. Then coming on to mango, Mangifera indica. Then potato, potato is Solanum tuberosum. So these are the different names. These are the names of animals, right? Scientific names of some animals, and these are the scientific names of some plants. तो आपकी बुक में और भी बहुत सारे दिए हैं, आपको इन नामों को याद कर लेना है। बस कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया है, प्रिंट किया है, तो मैंने इसको इटैलिक्स में टाइप किया है, लेकिन जब मैं इसको लिखूंगी हाथ से तो मैं इंडिविजुअली जीनस और स्पीशीज के वर्ड को अंडरलाइन करूंगी। जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा, सो दैट हैज़ टू बी इन कैपिटल, बाकी सब कुछ रनिंग हैंड में जाएगा, स्मॉल लेटर्स में जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। साइंटिफिक नेम्स को याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में साइंटिफिक नेम्स पूछे जाते हैं। The next one, let us take up one question based on what the rules we have studied till now. So the question is, which one of the following is an example of binomial scientific name? तो जल्दी से बताओ, binomial मतलब कि 2 शब्दों का वो एक क्या होगा, एक नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन एल्गा, इज इट अ साइंटिफिक नेम? जैसे ये लिखा है वैसे तो ये बिल्कुल नहीं है। देन स्नो लेपर्ड, अगेन नॉट अ साइंटिफिक नेम, बट दिस इज अ साइंटिफिक नेम क्योंकि ये इटैलिक्स में टाइप्ड है, ठीक है। ये किस में है? इटैलिक्स में है। जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और जो स्पीशीज है वो पूरा किस में है? स्मॉल लेटर्स में है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी। वैसे ही हम डी पर आते हैं, सो दिस इज
चाइना रोज, विच इज अगेन नॉट इन इटैलिक्स, और चाइना रोज हमें पता है कि वो साइंटिफिक नेम भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इटैलिक्स में लिखा भी नहीं है यहाँ पर, करेक्ट। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको एक मैंगो बना के दे देंगे, आपको बोलेंगे कि बताओ इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर 4 ऑप्शंस हैं, बताओ इनमें से कौन सा सही वाला ऑप्शन है, करेक्ट। सो आपको रूल्स पता होने चाहिए और साइंटिफिक नाम भी पता होना चाहिए। सो लेट अस टेक अप अनदर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज रीअरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन इन द प्रॉपर सीक्वेंस, स्टार्टिंग, नॉट स्टारिंग बट स्टार्टिंग फ्रॉम विद द हाईएस्ट, ठीक है। तो हमने ये पढ़ी हैं, कैसे पढ़ी है, हमने पढ़ी थी एक न्यूमोनिक से, ठीक है। तो सबसे पहले तो न्यूमोनिक लिखेंगे। सो द न्यूमोनिक वाज किंग, देन फिल, codes, order for good students, right? तो याद आया, तो इसका मतलब है जो हाईएस्ट ऑर्डर है दैट इज किंगडम, देन नेक्स्ट कम्स इज फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, genus and species, right? So this is that proper classification sequence starting from the highest level, correct? So kingdom is the highest level and species is the lowest level, correct? So I hope this is clear. तो इस न्यूमोनिक को अगर याद रखोगे तो आपको ये जो सीक्वेंस है ना, ये कभी भी नहीं भूलेगा। तो अब हम ना कुछ सिंपल क्लासिफिकेशंस भी देख लेते हैं लिविंग बीइंग्स की। जैसे कि सबसे पहले हम किसकी देखेंगे, अपनी देखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स की देखेंगे। तो हम सब स्टार्टिंग फ्रॉम हायर टू द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, हम कौन सी कैटेगरीज में हमें डाला जाता है। तो एक बात तो क्लियर है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, किंगडम है। तो क्या हम प्लांट्स हैं, क्या हम मोनेरा हैं, क्या हम बैक्टीरिया हैं? तो मोनेरा तो नहीं हो सकते, प्रोटिस्ट भी नहीं है, फंजाई भी नहीं है। सो वी बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो हम 5th किंगडम में आते हैं, किंगडम एनिमेलिया। देन वी आर कॉर्डेट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑल दोज हु हैव बैकबोन दे आर कॉर्डेट्स एंड ऑल दोज हु डोंट हैव बैकबोन दे आर नॉन कॉर्डेट्स। तो हम कॉर्डेट्स हैं। देन वी कम अंडर द क्लास मेमेलिया, वी हैव मेमोरी ग्लैंड्स एंड आर यंग वंस आर fed by these memory glands during their young days, ठीक है। तो then order is primates। तो primates basically वो primates में वो सारे individuals आते हैं या वो सारे animals आते हैं जो थोड़े डेवलप्ड हैं, जिनमें इंटेलिजेंस है, तो उन सबको प्राइमेट्स में डाला गया है। देन Hominidae is the family and genus is Homo and the species is Sapiens. So this means what is our scientific name? जल्दी से बताओ। So we are Homo sapiens, right? तो हम क्या हैं? Homo sapiens. Now because I am writing it with my own hand, so I am underlining both the genus and species separately. Clear? Next हम आते हैं एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जो कि है टाइगर। तो टाइगर, अगेन टाइगर बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। टाइगर के पास भी बैकबोन है, तो ये भी कॉर्डेट है। देन दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू क्लास मेमेलिया, ठीक है। तो इतना तो सब सेम था। अब ऑर्डर यहाँ पर बदल जाएगा। सो नाउ दे बिलोंग टू ऑर्डर कार्निवोरा, देयर फैमिली इज फेलिडी, देयर जीनस नेम इज पेंथेरा एंड द स्पीशीज इज टिग्रिस। सो दिस मीन्स व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर? सो द साइंटिफिक नेम इज पेंथेरा टिग्रिस। सिंपल। चलो, अब 2 एनिमल्स हमने कर लिया, अब एक प्लांट भी करना बनता है। तो हम एक प्लांट ले लेते हैं, मैंगो। तो पहली चीज, ये कौन से किंगडम में आएगा? ये आएगा प्लांटे में। फाइलम कौन सा होगा? फाइलम इज स्पर्मेटोफाइटा। सो बेसिकली स्पर्मेटोफाइटा में वो सारे प्लांट्स आते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोफाइटा। देन नेक्स्ट इज क्लास। सो क्लास इज एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्म्स में कौन आते हैं? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब जिनमें फ्लावर्स आते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। सो ऑर्डर इज सैपनिडेल्स, राइट। देन फैमिली इज
Anacardiaceae. Then genus is Mangifera and species is Indica. So this means what is the scientific names? So the scientific name is Mangifera indica. राइट तो किसी भी साइंटिफिक नेम में कोई भी डाउट हो, प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com. सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एनिमल किंगडम. तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो अराउंड 10 लाख स्पीशीज जो है वो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं. आई मीन पता लग चुका है कि ये सारे एनिमल्स हैं, बट स्टिल देयर आर, इट इज सेड दैट अभी भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है. तो जो एग्जिस्टिंग हैं दे आर मोर देन 10 लाख स्पीशीज लिविंग इन द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, तो अब यहाँ पर ना हमने आई थिंक क्लास 7 में ये चीज़ पढ़ी है. हमने एनिमल किंगडम में पढ़े थे कितने फाइला? एनिमल किंगडम में हमने 9 फाइला पढ़े हैं. कौन कौन से हैं? So we start with Porifera, Cnidaria, Platyhelminths, nematodes, annelids, arthropods, mollusks and echinoderms. तो टोटल एनिमल किंगडम में कितने हैं? 9 हैं, इंक्लूडिंग दिस chordata. तो हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो 8 फाइला में अरेंज्ड होते हैं. फाइला एक तरह से ग्रुप्स होते हैं. तो ये जो 8 फाइला हैं, ये जो आप यहां पर देख रहे हो, सो ऑल ऑफ देम आर इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बैकबोन नहीं है. एंड आउट ऑफ 9 फाइला ओनली 1 फाइला, दैट इज द कॉर्डेट्स, सो दे हैव दिस बैक बोन विद देम. ठीक है, तो बाकी जो ऊपर 8 है उनके पास बैकबोन नहीं होती है, सिर्फ कॉर्डेट्स के पास बैकबोन होती है. तो इसके साथ ना एक क्विक डिस्कशन बनती है ऑन द कंपैरिजन बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना उनके पास अपना एक इंटरनल स्केलेटन होता है, जैसे हम. ठीक है, तो ये हमारी स्किन है, सब कुछ है, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारी बॉडी में एक इंटरनल स्केलेटन की वजह से है. ठीक है, स्केलेटन हम सबको पता है. देन इनवर्टिब्रेट्स के पास कोई भी स्केलेटन नहीं होता है, इंटरनल स्केलेटन नहीं होता है. हमारे पास एक बैकबोन है. सो एवरीबडी कैन टच ओवर हियर एंड चेक. आपको एक बैकबोन, आइदर यू डू इट विद योर फ्रेंड, तो उसकी बैकबोन को आप या अपनी मदर फादर की बैकबोन को आप ऐसे फील कर सकते हो. ठीक है, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टिल द एंड. ठीक है, नीचे तक, लोअर बैक तक. देन अगर आप इनवर्टिब्रेट्स में देखोगे ना, जब हम ये फाइला पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इनके पास कोई भी ऐसी बैकबोन नाम की चीज नहीं है. द नेक्स्ट इज टेल इज यूजुअली प्रेजेंट. वर्टिब्रेट्स में आप एलिफेंट ले लो, आप डॉग को ले लो, कैट को ले लो, टाइगर को ले लो, सबके पास टेल है. एक्सेप्ट फॉर ह्यूमंस, वी डू नॉट हैव टेल, वी हैव डेवलप्ड. तो अब हमारे पास टेल नहीं है, टेल बोन है, टेल नहीं है. ठीक है, देन टेल इज एब्सेंट इन इनवर्टिब्रेट्स. तो इनवर्टिब्रेट्स आपको कई तो ऐसे लगेंगे कि अच्छा ये भी एनिमल था, क्योंकि वो एग्जैक्टली एनिमल के जैसे नहीं दिखते हैं. कुछ इनिशियल जो हमारे फाइला है, जैसे पॉरीफेरियंस है या निडेरियंस है, दे डू नॉट हैव दिस टेल. और कई बार मतलब टेल तो किसी भी इनवर्टिब्रेट के पास नहीं है, बट दे समटाइम्स डोंट इवन लुक लाइक एनिमल्स. राइट, द नेक्स्ट इज हार्ट इज ऑन द वेंट्रल साइड. तो अपना हार्ट देखो, हमारा हार्ट जो है ना वेंट्रल साइड मतलब चेस्ट की तरफ को, आगे की तरफ को, फ्रंट साइड पे, एंड डॉर्सल इज टुवर्ड्स द बैक. ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है, जो वर्टिब्रेट्स का हार्ट होता है वो चेस्ट की तरफ को होता है, आगे की तरफ को. और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो पीछे की तरफ को होता है उनकी बॉडी में. देन vertebrates have nerve cord which is dorsal and hollow. तो we have a nerve cord and that is hollow and that is dorsal. पीछे वाली साइड को, बॉडी में बैक साइड को है. Then invertebrates have nerve cord which is ventral and it is solid. ठीक है, उनकी जो nerve cord होती है वो ventral होती है, आगे की तरफ को होती है, और वो solid होती है, हमारी nerve cord की तरह hollow नहीं होती है. Then there are 2 pair of limbs. 2 pair मतलब total there are 4 limbs. तो 2 ये हैं और 2 हमारी legs हैं. वैसे ही आप डॉग में देख लो, आप एलिफेंट में देख लो, सबके पास 2 पेयर हैं, 2 आगे हैं और 2 पीछे हैं. Whereas if we talk about invertebrates, they have 3 or more than 3 pair of limbs.
Correct. The next one is vertebrates. So vertebrates have hemoglobin in their RBCs. तो इनके पास हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इन वर्टिब्रेट्स का जो हीमोग्लोबिन होता है वो उनके प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, वो उनके पास उनके RBCs रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता है. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, तो और क्लियर डिफरेंस समझ आया. एक तो क्लियर डिफरेंस है कि वर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन है लेकिन इनवर्टिब्रेट्स के पास नहीं है. करेक्ट. लेकिन उसके सिवा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. कोई भी ऐसा डिफरेंस हो जो आपको नहीं समझ आया, सो आपको क्या करना है, आपको आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे पूछना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइलम. सो द फर्स्ट फाइला is Porifera. So pori word stands for pores. So these are the pore bearing animals. So these are the simplest multicellular animals and their body consists of hollow tube. तो इनके पास क्या होता है, एक ही माउथ होता है लेकिन बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोर्स और कैनाल्स होते हैं, और ये जो माइक्रोस्कोपिक स्पिक्यूल्स होते हैं ये इलास्टिक स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने होते हैं. तो जैसे एक ये है, सो दिस इज, आई विल राइट ओवर हियर एज स्कायन. इसका नाम है स्कायन और ये है बाथ स्पॉन्ज. लूफा देखा है सबने, सबको पता होगा, जिसे ऐसे रगड़ रगड़ के हम अपनी बॉडी को साफ करते हैं कि सारे डेड सेल्स निकल जाए, राइट. तो अगर आप बाथ स्पॉन्ज को देखो तो वो वैसा ही नहीं लग रहा है जैसा हम बाथ स्पॉन्ज यूज करते हैं. सो दिस इज द बाथ स्पॉन्ज. ठीक है, इसका नाम क्योंकि ये बाथ स्पॉन्ज के जैसा लगता है इसलिए इसका कॉमन नेम बाथ स्पॉन्ज है. द अनदर वन इज स्कायन, राइट. तो अगर आप इन स्पॉन्जीज की बात करोगे, इन सभी एनिमल्स को ना हम स्पॉन्जीज भी बुलाते हैं. ठीक है, सो स्पॉन्जीज क्या करते हैं, पानी में रहते हैं. ये मतलब एक्वेटिक एनिमल्स हैं, और यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, सो दे आर एक्वेटिक, और ये अपना खाना भी ना आसपास में जो वाटर है उसी से लेते हैं. तो जैसे हमने देखा कि इनके पास ना कोई सिंगल माउथ नहीं है, इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स हैं, और ये पोर्स कुछ स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने होते हैं. तो होता क्या है कि इन्हीं पोर्स से ना ये अपने आसपास से वाटर को ड्रॉ करते हैं, और उसी पानी में इनका खाना भी होता है, वहीं से खाना हो जाता है, और इनके पास टॉप पर एक बड़ा सा एग्जिट पॉइंट होता है, एग्जिट होल होता है, जहां से ये एक्स्ट्रा चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं. सो दिस इज हाउ पॉरीफेरियंस लुक लाइक. तो मोस्टली जो पॉरीफेरियंस है ना वो सी में रहते हैं, बहुत कम हैं, मतलब एक या दो हैं जो आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, बाकी सारे के सारे मरीन होते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, सी में ओशंस में मिलते हैं. ठीक है, मतलब सॉल्टी वाटर में रहते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज फाइलम निडेरिया, और इसे हम सीलंट्रेटा भी बुलाते हैं. तो ये वो फाइलम है जहाँ पर सैक लाइक एनिमल्स होते हैं, मतलब ऐसे सैक होता है, उनकी बॉडी सैक के जैसी दिखाई देती है. तो इनकी जो बॉडी होती है ना वो 2 लेयर्ड वॉल से बनी होती है. उसके अंदर होती है एक सिंगल कैविटी जिसे सीलेंट्रॉन बोलते हैं. ये वही कैविटी है जहां पर सीलेंट्रेट्स की बॉडी में डाइजेशन होता है. अब ये जो कैविटी होती है ना ये एक ही जगह पर ओपन होती है, माउथ में. ठीक है, तो इसकी ओपनिंग एक ही है. अब यहाँ पर अगर आप इसमें देखो ना, सो यू कैन सी दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बुलाते हैं टेंटिकल्स. ठीक है, क्या बुलाते हैं, टेंटिकल्स. तो टेंटिकल्स का काम होता है फूड को कैप्चर करना. क्या काम होता है, फूड को कैप्चर करना. तो मोस्टली ये हमें सी वाटर में ही मिलते हैं, बहुत कम ऐसे हैं, 2 या 3 आपको ऐसे हैं जो आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, नहीं तो ज़्यादातर सीलेंट्रेट्स आपको कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं मरीन वाटर में. अब आपने कोरल्स देखे होंगे, तो ये जो कोरल्स होते हैं ना ये अपने अराउंड एक हार्ड स्केलेटन फॉर्म कर लेते हैं. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, they form a hard skeleton around them. So it is a skeleton which is made up of calcium carbonate फ्रॉम देयर सिक्रीशंस. ठीक है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की सिक्रीशन होती है फ्रॉम दीज कोरल्स, और उनके अराउंड ये हार्ड शेल बन जाता है. बट ये जो हार्ड एक्सोस्केलेटन है इट इज नॉट बोन. ये बोन्स नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सोस्केलेटन है, एक कवरिंग के जैसा है.
ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो ये वाला इंडिविजुअल समझ आ रहा है ये क्या है? सो दिस इज हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा ही है ना, इसके ऊपर देखो टेंटिकल्स भी हैं। सो दिस इज हाइड्रा। ये क्या है? दिस इज jellyfish. So it is another example. And what is this? This is sea anemone. Correct? So these are the three examples from phylum Cnidaria or Coelenterata. करेक्ट। चलो थर्ड फाइलम पे चलें। कौन सा है हमारा थर्ड फाइलम? सो आवर थर्ड फाइलम इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो अब जो हम आगे ना 3 फाइलम पढ़ने वाले हैं, मतलब फाइलम नंबर 3, 4 एंड 5, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, देन निमेटोड्स एंड एनालिड्स, ठीक है, ये 3 प्लेटीहेल्मिन्थ्स, निमेटोड्स एंड एनालिड्स, 3, 4 एंड 5, ये तीनों को हम एक साथ बुलाते हैं वर्म्स। तो इन तीनों में जो एनिमल्स होते हैं ना वो कुछ ऐसे वर्म्स के जैसे दिखाई देते हैं। इन तीनों फाइलम्स में जो एनिमल्स होते हैं वो वर्म्स के जैसे दिखाई देते हैं, मतलब सॉफ्ट बॉडी होती है, ऐसे क्रीपी क्रॉली टाइप एनिमल्स होते हैं, तो इन्हें हम बुलाते हैं कलेक्टिवली वी कॉल देम एज वर्म फाइलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो होते हैं इन्हें फ्लैट वर्म्स बुलाते हैं। ये काफ़ी छोटे से होते हैं, सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं, फ्लैट होते हैं, इसीलिए फ्लैट वर्म्स, और इनकी जो बॉडी होती है ना वो अनसेगमेंटेड होती है। मतलब आपने अर्थवर्म देखा है, तो अर्थवर्म की अगर आप बॉडी देखो ना तो आपको ऐसे ऐसे सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, ऐसे लाइन्स लाइन्स ऐसे लगता है ना, छोटे छोटे पीसेस जोड़कर, छोटे छोटे सेगमेंट्स जोड़कर एक बॉडी बनाई गई है। लेकिन इनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देन दे डू नॉट have any body cavity, that is coelom, right? अब इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, देखो अभी तक भी एलिमेंट्री कैनाल ऐसी चल रही है जिसके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग है, that is mouth. They live on or inside other animals as parasites and very few are free living, जो सी या फिर फ्रेश वाटर में रहते हैं। मतलब मोस्टली जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं वो किसी और एनिमल के ऊपर रहते हुए पाए जाएंगे या किसी एनिमल की बॉडी के अंदर देखे जाएंगे। बहुत ही कम ऐसे हैं जो आपको पानी में देखने को मिलेंगे, करेक्ट। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि दिस इज टेप वर्म। तो ये जो टेप वर्म है ना, सो दिस इज अ पैरासाइट, ये रहता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। इन सब के बारे में हम अपनी आगे अभी हेल्थ वाली यूनिट आएगी, वहां पर हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ दिस इज अ प्लेनेरिया। ये क्या है? सो दिस इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? प्लेनेरिया एक फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थ है। वहीं पर जो टेप वर्म है वो क्या है? वो एक पैरासाइट है। वैसे ही एक और भी एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक, अगेन इट इज अ पैरासाइट, ठीक है। सो वी हैव पैरासाइट्स एंड वी हैव फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। नाउ सेकंड फाइलम देखते हैं वर्म्स का, दैट इज निमेटोड्स। अब देखो कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना, जो हमने इन दोनों को अलग अलग रखा है। तो सबसे पहली बात कि हम इन्हें राउंड वर्म्स बुलाते हैं, उनको क्या बुला रहे थे? फ्लैट वर्म्स। और ये क्या हैं? दीज आर द राउंड वर्म्स। सो दे आर सिलेंड्रिकल, देयर बॉडी इज लॉन्ग, cylindrical, unsegmented and fluid is filled with false fluid, that is they have a false fluid or the false body cavity, ठीक है। तो मतलब अगर हम इनको कंपेयर करें फ्लैट वर्म से तो ये लंबे हैं अभी भी अनसेगमेंटेड ही हैं, उनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं थी। इनके पास एक फ्लूइड फिल्ड है उनकी बॉडी में विच इज़ अ फॉल्स फ्लूइड, जिसे हम फॉल्स सिलोम भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? फॉल्स सिलोम, करेक्ट। अब इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इट ओपन्स एट 2 एंड्स, माउथ एंड एनस। तो अभी तक क्या था? अभी तक सिर्फ एक ही ओपनिंग थी, दैट वाज माउथ। यहाँ पर निमेटोड्स में 2 ओपनिंग्स आ गई हैं, दैट इज माउथ एंड एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल जैसे ह्यूमंस का कैसा है? वी हैव अ माउथ एंड वी हैव अ एनस, तो वी हैव 2 ओपनिंग्स टू आवर एलिमेंट्री कैनाल, वैसा ही निमेटोड्स में भी है। ओके, सो नाउ दीज निमेटोड्स दे आर मोस्टली पैरासिटिक, लेकिन कुछ जो हैं वो फ्री लिविंग में भी हैं। और वो कहाँ पर मिलते हैं? वो सॉइल में मिलते हैं, पानी में नहीं है। अब ये कहाँ पर आ गए हैं? ये सॉइल में आ गए हैं। जैसे कि ये हैं, ये कौन सा है? सो दिस इज एस्कैरिस। सो एस्कैरिस इट लिव्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, सो वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स लाइक हुकवर्म एंड eelworm in potato. So these are certain examples of nematodes,
करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्म फाइलम में, दैट इज द एनालीड्स। सो प्लेटीहेल्मिन्थ्स, निमेटोड्स एंड एनालीड्स सभी में वर्म्स आते हैं, ठीक है। तो सब में देखो, जब हमने स्टार्ट किया था प्लेटीहेल्मिन्थ तो भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ रहे थे, ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे, निमेटोड्स में भी ऐसे ही देखे, अब एनालीड्स में भी ऐसे हैं। लेकिन उन दोनों में क्या था कि जो वर्म्स थे ना वो सेगमेंटेड नहीं थे। यहाँ पर वर्म्स सेगमेंटेड हैं, या फिर हम इन्हें रिंग्ड वर्म्स भी बुलाते हैं। सो दे हैव अ सिलेंड्रिकल बॉडी एंड देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रिंग लाइक सेगमेंट्स। मतलब अगर आप यहाँ पर देखो ना तो ये आपको डिवाइडेड बॉडी दिखाई दे रही है ना, ऐसे रिंग्स 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 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। Now they have a very well developed digestive system. They have an alimentary canal which has two openings, mouth and anus. ठीक है, and now their body has true body cavity, that is true coelom. करेक्ट। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के पास सिलोम था ही नहीं, बॉडी कैविटी थी ही नहीं। फिर निमेटोड्स आए तो उनके पास फॉल्स सिलोम था या फॉल्स बॉडी कैविटी थी। और एनालीड्स के पास क्या है? एनालीड्स के पास ट्रू सिलोम है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज अर्थ वर्म। और इसके सिवा भी और भी बहुत सारे हैं, जैसे लीचेस है, नेरिस है। सो वी विल cover this earthworm because it has economic importance in farmers life. ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। Now talking about the earthworms, तो earthworms जो होते हैं वो यूजुअली सॉइल में रहते हैं, वो डैम्प सॉइल में रहते हैं, मतलब ऐसी सॉइल जिसमें ना थोड़ा सा वाटर हो या फिर जिसमें मॉइस्चर हो। ठीक है, ओके। तो अब ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ना, ये जब सॉइल के थ्रू मूव करते जाते हैं तो ये सॉइल को ना खाते जाते हैं। सो बेसिकली दे ईट दिस सॉइल थ्रू देयर माउथ, और दूसरी तरफ से फ्रॉम द एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ये जो भी सॉइल इन्होंने खाई होती है ना, इनको निकालते जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कास्टिंग। सो व्हाट इज दिस कास्टिंग? सो इट इज बेसिकली द वर्म पूप। ठीक है, तो मतलब एक तरफ से वो खा रहा है माउथ और एनस से, वो सारा का सारा ये जो वेस्ट है, जो सॉइल उसने खाई है, उसको वो निकाल देता है। तो क्योंकि अब इसको सॉइल के थ्रू चलना है तो इसको बड़ी सारी सॉइल खानी भी पड़ेगी, तो बहुत सारी सॉइल जो है ये निकालता रहता है, एंड इट इज रिच इन organic matter, and also it eats some leaves which are also present in the soil. There is a lot of organic matter which is present in the soil, and now this worm poop is very very beneficial for farmers as well. ठीक है, तो अब क्योंकि ये मूव करते रहते हैं तो ये सॉइल में स्पेसेस बनाते रहते हैं, सॉइल में स्पेसेस बनते रहते हैं तो एयर के लिए जगह बनती रहती है, तो वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होता है ना, वहाँ पर हवा आ जाती है, तो हवा के आने से रूट्स जो हैं वो ईजिली सॉइल के अंदर ब्रीथ कर सकती हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ना पूरी अर्थवॉर्म्स की, ये रात में ही होती है, क्योंकि दे आर नॉक्टर्नल। वो मूव करने का काम, रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ वो रात में ही करते हैं, मतलब वो रात में ही सॉइल में घूमते हुए हमें नजर आते हैं, दिन में उनकी एक्टिविटी बहुत कम होती है। फिर जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ना, अर्थवॉर्म्स के पास एक, अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म्स जब मूव करते हैं ना तो उनकी मूवमेंट इतनी हेल्पफुल होती है कि वो रूट्स को रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। अब अगर अर्थवॉर्म्स को इस सॉइल में चलना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सॉइल है ना ये डैम्प हो, ये ड्राई सॉइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अर्थवॉर्म खुद भी रेस्पायर करता है थ्रू स्किन, एंड दे नीड दिस सॉइल टू बी मॉइस्ट सो दैट दे कैन ऑल्सो रेस्पायर ईजिली। उनको भी अपनी स्किन को थोड़ा मॉइस्ट रखना होता है, दे कैन नॉट कीप देयर स्किन ड्राई, सो दैट विल नॉट हेल्प देम इन रेस्पिरेशन। तो अब हम बात करते हैं इसका साइंटिफिक नेम का। तो जो एक इंडियन कॉमन अर्थवॉर्म है उसका नाम होता है फेरिटिमा पोस्टुमा। तो आप देख रहे हो मैंने कैसे लिखा है, सो दिस इज द जीनस एंड दिस इज द स्पीशीज। तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज कैपिटल, एंड दिस इज द स्पीशीज विच इज टोटली इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, और क्योंकि ये टाइप्ड है, प्रिंटेड है, तो इसलिए ये इटैलिक्स में है। करेक्ट। नाउ दे हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, और इनकी जो बॉडी है इसमें 80 to 100 रिंग्स होते हैं, जिन्हें सेगमेंट्स हम बुलाते हैं, जो सेगमेंट्स की तरह हमें ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं। अब इनकी एक सिंगल ओपनिंग है माउथ, और
एक्सट्रीम एंड पे इनके पास है एनस। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ना आपको कोई हेड दिखाई दे रहा है, ना आपको कोई टेल दिखाई दे रही है, ना आपको कोई आईज दिखाई दे रही है, ना आपको कोई अपेंडेजेस दिखाई दे रही है, ना आपको कोई जॉज दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है एक अर्थवर्म के अंदर। अब जो एक मेच्योर वर्म होता है ना, मेच्योर वर्म में की जो बॉडी होती है वो शॉर्ट सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, मतलब ऐसी ही एक वर्म होता है, और उसमें ना बीच में जाकर ऑलमोस्ट 1/3 डिस्टेंस पे, यहाँ से फ्रंट से 1/3 डिस्टेंस पर जाकर एक ना पैच जैसा होता है या एक सेगमेंट होता है। यूजुअली 14th to 16th सेगमेंट जो होता है वो थिक होता है, ग्लैंडुलर स्किन होती है और उसे क्लिटेलम बुलाते हैं। तो ये जो क्लिटेलम होता है ना, बेसिकली इट हेल्प्स दीज अर्थवॉर्म्स इन रिप्रोडक्शन। तो ये वो जगह है जहाँ पर अर्थवॉर्म्स जो हैं, जिस एरिया से अर्थवॉर्म्स रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दिस क्लिटेलम इज वेरी हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन। करेक्ट? सो आई होप दिस मच इज क्लियर। और ये जो सारी एक्टिविटीज है, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ देम आर कैरिड ड्यूरिंग द नाइट आवर्स बिकॉज दे आर द नॉक्टूरनल एनिमल्स। करेक्ट? So I hope this much is clear. So now coming on to the economic importance of this earthworm. So earthworm is highly useful in agriculture और इसे farmers friend भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? फार्मर्स फ्रेंड। अब जब ये मूव करता है तो ये सॉइल को लूज करता है, सॉइल में एयर जाने का स्कोप बढ़ता है तो ऑक्सीजन जाती है, और रूट्स की हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। देन क्योंकि सॉइल लूज हो जाती है तो ज़्यादा डीपर जा सकती हैं रूट्स। करेक्ट? सो दिस इज हाउ दीज अर्थवॉर्म्स दे हेल्प द रूट्स। करेक्ट? नाउ जब ये मूव करेगा तो सॉइल जो है वो इंटरचेंज होगी, ऊपर की सॉइल नीचे जाएगी, नीचे की ऊपर जाएगी। इससे क्या होगा? इससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो शफल होंगे, ऊपर से नीचे सॉइल जो है वो शफल होती रहेगी, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। इनकी सॉइल खाने से जो casting होती है, so that casting also increases the soil fertility. Then it is very rich in nitrogenous matter required for plant growth. Then they are used in vermiculture for producing high quality of manures. तो आजकल vermiculture का एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला है जिससे कि हम manures बना सकते हैं, and that too नॉट केमिकल्स बट ऑर्गेनिक मैन्योर्स, और जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सकती है। सो दे आर ऑल्सो अ बेट फॉर कैचिंग द फिश। ठीक है? सो आई होप द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज क्लियर टू एवरीवन। सो बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फाइलम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करना कि हमने तीनों को क्या बुलाया है? वर्म फाइला बुलाया है। तो ये जो वर्म्स है ना, इन तीनों फाइला में जिनमें वर्म्स हैं उनमें डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे पहला है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, जिसे फ्लैट वर्म्स बुलाते हैं, निमेटोड्स जिन्हें राउंड वर्म्स बुलाते हैं, एनालीड्स जिन्हें रिंग्ड वर्म्स या सेगमेंटेड वर्म्स भी बुलाते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स थे, देवर फ्लैट रिबन लाइक और अनसेगमेंटेड बॉडी थी। जब हम राउंड वर्म्स में आए तो इनकी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट और राउंड हो गई, इसलिए राउंड वर्म्स, और सिलेंड्रिकल बॉडी थी, लेकिन अभी भी ये अनसेगमेंटेड बॉडी थी। ठीक है? नेक्स्ट इज दे आर सॉफ्ट एंड सिलेंड्रिकल रिंग लाइक सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है? अब क्या हुआ? बॉडी सॉफ्ट है, रिंग के जैसी है, और अब बॉडी में सेगमेंट्स आ गए हैं। तो बेसिकली सेगमेंटेड वाले वर्म्स जो हैं वो सिर्फ एनालीड्स में हमें मिलते हैं। देन इनके पास, फ्लैट वर्म्स के पास, दे आर एसिलोमेट्स। सो बेसिकली जो सिलोम है दैट इज एब्सेंट और द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। वहीं पर राउंड वर्म्स या निमेटोड्स में देयर इज फॉल्स सिलोम, जिसे हम सूडोसिलोमेट भी बुलाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट वन दैट इज एनालीड्स। सो दे हैव ट्रू सिलोम और इन्हें हम सिलोमेट्स बुलाते हैं। करेक्ट? अब देखो, अब एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर भी डिफरेंस है। तो एलिमेंट्री कैनाल के पास एक ही ओपनिंग है इन प्लेटीहेल्मिन्थीज, राउंड वर्म्स के पास 2 है, और अब रिंग्ड वर्म्स के पास भी क्या है? 2 है। ठीक है? सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन द 3 फाइला आर क्लियर टू यू। क्यों वर्म्स तीनों में है लेकिन तीनों को अलग अलग फाइला दिया गया है। सो नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फाइलम दैट इज आर्थ्रोपोड्स। सो आर्थ्रोपोड्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी जॉइंट अपेंडेजेस होती है, मतलब जिनकी जॉइंट लेग्स होती हैं एक तरह से। तो ये जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स होते हैं। तो आपने बहुत सारे ऐसे देखे हैं।
ये वो हमारा फाइला है ना जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज, सबसे ज़्यादा एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए इसको लार्जेस्ट फाइला भी बुलाया जाता है एनिमल किंगडम का। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज होती हैं, इसमें जॉइंटेड लेग्स होती हैं और यूजुअली हर एक बॉडी के सेगमेंट पर या कुछ सेगमेंट्स पर पेयर होते हैं इन जॉइंटेड लिम्स के। दे हैव द एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, और ये जो एक्सोस्केलेटन है ना, ये इनकी इनिशियल लाइफ में शेड ऑफ हो जाता है और फिर वापस से रीग्रो हो जाता है। तो इस शेडिंग और रीग्रोइंग ऑफ एक्सोस्केलेटन को हम टुगेदर बुलाते हैं मोल्टिंग। तो शेडिंग को हम कास्टिंग ऑफ भी बुलाते हैं, एंड देन रीग्रोइंग एंड कास्टिंग ऑफ दिस एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है सोचो। बटरफ्लाइज देखी हैं, मक्खी, मच्छर, स्पाइडर्स, फिर स्कॉर्पियंस। सो ऑल ऑफ दीज छोटे 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 जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे आपको आर्थ्रोपोड्स में ही देखने को मिलते हैं। तो इन सब को हम एक साथ डाल देते हैं इनटू दिस फाइलम। अब इस फाइलम के भी फर्दर काफ़ी सारे डिविजन्स हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन क्योंकि इस क्लास में ना ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल, right? So I hope the phylum Arthropoda is clear to you. देखो छोटे छोटे questions बनते हैं, like what is molting, which is the largest which is the largest phyla of the animal kingdom, और jointed appendages कहाँ कौन से phyla में आपको देखने को मिलते हैं, स्कॉर्पियन कौन से फाइलम में होता है एनिमल्स में, एनिमल किंगडम में। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस विच कैन बी फ्रेम्ड। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको बस दिमाग में बिठा के रखना। अगली बार किसी मक्खी या मच्छर को देखोगे ना, तो सबसे पहले ये सोचना कौन से फाइलम में आता होगा ये। सो दिस वे यू कैन एक्चुअली, क्योंकि एनिमल्स तो बहुत सारे आसपास हैं जिन्हें आप आराम से देख सकते हो, सो यू विल बी एबल टू थिंक कि अच्छा ये कौन से फाइलम में आता होगा, ये कौन सी क्लास में आता होगा। सो दिस वे यू कैन एक्चुअली कीप देम इन योर माइंड, वो आपको हमेशा ध्यान रहेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट फाइला पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट फाइलम इज मोलस्का। तो आपने स्नेल्स देखे हैं, बारिश के मौसम में आते हैं, जिनके ऊपर ऐसे शेल होता है। ठीक है, सो दे आर बेसिकली द सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी विद हार्ड और द कैल्केरियस स्केल विच प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी। तो अगर आप इस स्नेल को टच करोगे ना, तो ये पूरा का पूरा रोल होके ना इस शेल के अंदर छुप जाता है। सो दिस इज द हार्ड शेल विच इज अराउंड देम, और ये शेल इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि शेल गिरा हुआ है, लेकिन उस शेल के अंदर क्या होता है, उस शेल के अंदर कई बार ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी होते हैं। सो दे आर मोलस्क्स, राइट? सो दे हैव अ मस्कुलर फुट फॉर लोकोमोशन, देन इट एक्ट्स एज अ वेपन इन सम केसेस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इनका शेल है ना, ये इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला तो यही हो गया स्नेल, फिर दूसरा हो गया ये स्लग। ऐसे आपने एनिमल्स बारिश के मौसम में बहुत देखने को मिलते हैं। बाकी हैं ऑयस्टर्स, देन mussel, then octopus. So all of them are the mollusks. Correct? Now coming on to the last phyla of invertebrates, that is echinoderms. तो echinoderms में कुछ ऐसे सी एनिमल्स आते हैं जो स्पाइनी स्किन्ड होते हैं, मतलब उनकी स्किन्स में स्पाइन्स होते हैं। जैसे कि ये है हमारी, कौन सी है ये, स्टारफिश। जैसे कि हमारे पास सी अर्चिन है। So these are the soft spiny skinned animals which are present in sea. So they are unsegmented, ये marine होते हैं, usually sea oceans में मिलते हैं। इनके पास exoskeleton भी होता है और इनका surface काफ़ी spiny होता है, कांटों से भरा इनका body का surface होता है, and they move by tube feet. इससे पिछला कौन सा था? So they were mollusks and they had this muscular foot for locomotion. ठीक है, और इनके पास क्या है, इनके पास tube feet है। So they are radially symmetrical. So they have this radial symmetry on their body. So what do you mean by this radial symmetry? अब मैं ना यहाँ पर एक starfish बनाती हूँ। ठीक है, अब कोई भी लाइन अगर आप इसके सेंटर से पास करोगे, ठीक है, तो ये अब ये थोड़ी सी मेरी स्टारफिश थोड़ी अलग बनी है। अब अगर मैं ना यहाँ से एक लाइन पास करती हूँ सेंटर से, तो जब मैं इस लाइन को सेंटर से पास करूँगी ना, तो ये जो बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और हर एक जो बॉडी पार्ट है वो दूसरे के बराबर होगा। बेसिकली दे विल बी इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, सो दैट मीन्स द रेडियल सिमेट्री।
करेक्ट. सो आई होप दिस इकाइनोडर्मेटा इज ऑल्सो क्लियर. एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, लेट अस take up one question, very simple question, and the question is name the 5 kingdoms according to the new classification. कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ. The first one is Monera, then kingdom Protists, then kingdom Fungi, and kingdom Plantae and Animalia. करेक्ट. सो दीज आर द डिफरेंट किंगडम, दीज आर द 5 किंगडम्स. इसमें से सिर्फ मोनेरा है जिसमें प्रोकैरियोट्स है, बाकी सब में कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सिर्फ मोनेरा के पास नहीं है, और मोनेरा में यूजुअली आते हैं बैक्टीरिया. इसके सिवा इसके पास सारे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. लेकिन अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें तो प्रोटिस्ट के पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं. और फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया में सारे के सारे कैसे हैं, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है. आपको 5 किंगडम सिस्टम समझ आया है. Okay, so any doubt, any question, please ask it on Ask Question section. And remember, we are just left with the last phylum, that is phylum Chordata, जिसमें सिर्फ vertebrates आते हैं. So we have various classes, so we will talk about that in our next session. So this was all from our today's session. I hope you understood the session. Any doubts, please ask it on Ask Question section. So with this, we conclude our session, and you all take care, study well, and see you all in the next session. And as you all know, लर्नो हा मतलब फ्री है पर बेस्ट है.